नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आर्या जीके में। चलिए, हम लोग बहुत ही अच्छा भी क्लास चल रहा है और क्लास ऐसे कंटिन्यू चलता भी रहेगा। और जो पिछला क्लास हम लोग किए थे वो जाने थे हम लोग अनुसूची के बारे में और कितना थे बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझे थे। और आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना। और इस प्रस्तावना को देखिए, रटने से याद नहीं होगा, एक बार समझ लीजिए, समझने के बाद ऑटोमेटिक आपको माइंड में आ जाएगा। तो समझिएगा ध्यान से, बहुत ही अच्छा टॉपिक है एग्जाम की भी दृष्टि से। प्रस्तावना क्या है टोटल हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे और इस टॉपिक से जुड़े एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो जो आपसे छूट पाएगा। अच्छा समझिए, पूरी वीडियो देखिए, समझ में बिल्कुल आएगा। तो आज हम लोग चलते हैं अपना टॉपिक प्रस्तावना की तरफ। प्रस्तावना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रस्तावना जो है, आखिर प्रस्तावना है क्या, इसके बारे में जानेंगे। प्रस्तावना किसको कहते हैं? तो देखिए, प्रस्तावना के बारे में बात करूं तो हमारा भारतीय संविधान में जो मूल आदर्श है उसे प्रस्तावना के माध्यम से उल्लेखित किया गया है। क्या? हमारा भारतीय संविधान में जो मूल आदर्श है उसे प्रस्तावना के रूप में उल्लेखित किया गया है। और जो मूल आदेश जो मूल आदर्श है उसे उल्लेखित करके दर्शाया गया है, जिसे प्रस्तावना कहा जाता है। अब ये बात होती है कि ठीक है, प्रस्तावना मूल आदर्श जो दिया गया ये प्रस्तावना है, लेकिन इसे उद्देशिका भी कहते हैं। उद्देशिका क्यों कहते हैं ये समझिएगा कि इसे उद्देशिका भी क्यों कहा जाता है। तो दोस्त, ये बात हो 13 दिसंबर 1946 का। कब? 13 दिसंबर 1946 बात है। ये है हो गया आपका 13 दिसंबर 1946 का। के थे JL नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसने एक उद्देशिका पारित किया था। क्या? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देशिका पारित किया था और उसके माध्यम से ये बताए थे कि हमारा जो संविधान है वो किस प्रकार का होना चाहिए, उसका मूल ढांचा क्या होना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, कैसे निर्माण होना चाहिए, एक उद्देशिका लिख करके दिए थे। ठीक है, और उन्हीं के विचारधाराओं को रखते हुए संविधान, उन्हीं को तो मतलब ऐड किया गया है इस बात को और लेकर के बनाया गया। और इस जो उद्देशिका पारित किए थे ना, और उसी को जाकर के प्रस्तावना के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, इसीलिए उसे उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है भाई? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इसी एक उद्देशिका पारित किए थे। किस लिए? कि हमारे संविधान का मूल ढांचा क्या होना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, एक लिखित उद्देशिका पारित किए थे, जो कि आगे चल के प्रस्तावना के माध्यम से इसे उल्लेखित किया गया, इसलिए इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब हम चलते हैं मेन टॉपिक। तो देखिए, सबसे बात करते हैं कि प्रस्तावना, आखिर प्रस्तावना हमारे संविधान में लिया कहां से गया है। तो दोस्त, ये आपसे पूछे कि प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, तो सिर्फ प्रस्तावना किस देश से लिया गया है ये बात करें, यानी प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार मतलब इसका मतलब किस देश से लिया गया है। तो सिर्फ पूछे ना कि प्रस्तावना के विचार या किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया हमारा अमेरिका के देश से। यानी प्रस्तावना के विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिख लिया गया है, ये तो क्लियर है। लेकिन इसमें 80% लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्त, कंफ्यूज नहीं होना है, आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं पढ़ाता हूं कि कोई भी विद्यार्थी का कंफ्यूजन न रहे। मेरा उद्देश्य ये है। कंफ्यूजन दूर कैसे होगा मैं करूंगा, आप वीडियो में बने रहिए। बस देखिए, मैंने क्या बोला कि प्रस्तावना के विचार या प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। क्लियर है? लेकिन यही पूछ ले कि प्रस्तावना का भाषा कहां से लिया गया है, यानी प्रस्तावना किस भाषा, जो भाषा है वो कहां से लिया गया है। तो प्रस्तावना की भाषा की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। तो कंफ्यूजन दूर हो गया, यानी प्रस्तावना का विचार का है या प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, तो यह अमेरिका से। लेकिन यही बोलेगा कि प्रस्तावना का भाषा कहां से लिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया से। तो डाउट कंप्लीट, यानी प्रस्तावना का विचार पूछे तो सीधे मारिएगा अमेरिका। लेकिन यही प्रस्तावना का भाषा आपसे पूछ दे कि प्रस्तावना का भाषा कहां से लिया गया है, तो प्रस्तावना का भाषा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IMPI इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखिए, ये तो हो गया।
अब सबसे पहले जो एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना जो है इसका शुरुआत किससे होता है। तो प्रस्तावना की शुरुआत जो होता है वो होता है हम भारत के लोग, यानी प्रस्तावना के शुरू में लिखा गया है वो लिखा गया है कि हम भारत के लोग, इसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न रखते हुए पूरा बात को लिखी गई है। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तावना की शुरुआत जो होता है किस वर्ड से होता है, कैसे होता है, तो लिखिएगा हम भारत के लोग से, यानी प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग से होता है, लोग से होता है, प्रारंभ होता है। तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि प्रस्तावना का प्रारंभ किससे होता है, तो हम भारत के लोग से, यानी इससे कहना ये है कि हम भारत के लोग यानी पूरा भारत की जनता द्वारा जो है इस बनाया गया है, यानी जो हम भारत के लोग यानी पूरा लोग के बात में बात करता है। यानी देखिए हमारा संविधान तो सबसे सर्वोच्च है, लेकिन संविधान की शक्ति मिलता कहां से है आखिर, तो संविधान की शक्ति वो एक जनता से मिलती है। क्या जनता से, क्योंकि जनता को देख करके जनता के हित नहीं बनाया गया है। तो क्वेश्चन यही पूछता है कि संविधान की शक्ति किससे मिलता है, तो जनता द्वारा, लेकिन ये होता है। तो आपसे कोई पूछ दे कि संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत कैसे होता है, तो सीधे हम भारत के लोग, इसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व एवं बंधुता इसे रखते हुए पूरा चर्चा किया गया है। तो हो गया यहाँ तक कि प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग से होता है। अब देखिए प्रस्तावना जो है, देखिए सब हमारा संविधान जब बन रहा था तो बन के तैयार हो गया, देखिए तो पूरा बन के तैयार हुआ ना, तो उसको क्या पहले उसको अंगीकृत किया गया, यानी पूरी तरह से बन के तैयार कब हुआ, यानी उसको अंगीकृत किया गया। तो आपसे पूछेगा कि संविधान को अंगीकृत या पारित कब किया गया, तो ये हो गया 26 नवंबर 1949। ये डेट याद रखिएगा, ये डेट चल क्यों नहीं रहा है रेड वाला। यानी आपसे पूछ दे कि संविधान को संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो अंगीकृत की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया या पारित किया गया, लेकिन लागू नहीं किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहां भी कंफ्यूजन होती है। यदि पूछ दे कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया या पारित किया गया, बात समझिए। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत या पारित किया गया, लागू नहीं किया। ये नहीं बोल रहा है कि लागू कर दिया भारत में, नहीं, अंगीकृत किया गया, पूर्ण रूप से बन करके तैयार हो गया लागू करने के लिए, उसे क्या अंगीकृत किया गया। तो आपसे कोई पूछ दे कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया या पारित कब किया गया, तो बोलिएगा 26 नवंबर 1949 को। लेकिन आपसे यही पूछते कि ठीक है अंगीकृत तो हो गया, पारित हो गया, लेकिन हमारा संविधान बन लागू कब से हुआ, तो लागू बोलिएगा 26 जनवरी 1950 से, लागू 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को, गलती होगी, पारित नहीं लागू होगा, वो लागू किया गया, लागू। क्लियर है यहां तक। यानी दो क्वेश्चन निकलता है, 26 दोनों में है, कंफ्यूज मत होइएगा। पहले अंगीकृत कब होगा भाई, पहले होगा ना, तो पहले 49। तो कोई पूछ दे कि हमारे भारतीय संविधान को अंगीकृत या कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन संविधान को लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। दोनों यहाँ पर क्लियर हो गया। अब चलते हैं, मैं आपसे क्या बोला कि संविधान सबसे सर्वोच्च है, लेकिन संविधान की शक्ति किससे मिलती है, यानी किसको देख करके संविधान को बनाया गया। क्या हमारा जो पूरा देश है जब चल रहा था, जब गुलामी के टाइम में, तो क्या हम लोग स्वतंत्र थे, नहीं थे, एक बंधन में थे। तो आखिर हम ही लोग को देख करके ना, पूरी जनता को देख करके ना संविधान को निर्माण किया गया, संविधान को हित में रखा गया, हम लोगों को देखते हुए मौलिक अधिकार बनाया गया, यानी सब जनता को देख करके बनाया गया है। वही बोलता है कि संविधान में जो शक्ति मिलती है ना, वो भारत की जनता से मिलती है। क्या, तो बोले पूछेगा संविधान की शक्ति किससे मिलती है, तो भारत की जनता से मिलती है, इसीलिए संविधान जो है सबसे सर्वोच्च माना जाता है। तो संविधान की शक्ति किससे मिलती है, हमारे भारत की जनता से। अब देखिए कुछ इससे प्रस्तावना कुछ बहुत सारा इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड दिए गए हैं, जो कि उस वर्ड को समझना बहुत ही आसान है, रटना नहीं है, समझ जाइएगा, यहाँ पर आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाइएगा। तो उस वर्ड को समझिए क्या कि किस वर्ड को चर्चा किया गया, उसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले आता है संपूर्ण, क्या आता है सबसे पहले, संपन्न प्रभुत्व। देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के मतलब क्या होता है,
संपूर्ण, देखिए पहले क्या थे कि हम लोग गुलामी था तो किसी के अंदर में बंधे हुए थे। बहुत सारे सिचुएशन थे, कोई खुलकर कोई ना पढ़ाई कर सकता था, ना जॉब कर सकता था, ना घूम सकता, बहुत सारे प्रॉब्लमें थी। लेकिन जब हम लोग देश आजाद हुए, तब देश आजाद हुआ तो क्या हो गया, देश आजाद होने के बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब है कि हमारा जो भारत जो है, संविधान नहीं, भारत जो है या सर्वोच्च न्यायालय जिसका बात करें, आंतरिक या बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। देखिए वही बोलता है कि भारत आंतरिक या बाह्य निर्णय लेने के लिए संपन्न है, उसी को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। यानी जो हमारा, अब आप आज बिल्कुल जान लीजिए दिमाग में अच्छी तरीके से, जो हमारा भारत जो है वो चाहे आंतरिक हो या बाह्य हो, वो निर्णय ले सकता है। वो किसी से यूनो में पूछने नहीं जाएगा, यानी किसी दूसरे देश का मुद्दा हो, चीन से लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान चल रहा है, किसी से कुछ हो रहा है, तो खुद निर्णय ले सकता है भारत, खुद सर्वोच्च न्यायालय निर्णय ले सकता है ये क्या करना है क्या नहीं करना है। भारत देश के अंदर कोई बात हो रहा है तो खुद निर्णय ले सकता है सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार क्या करना है क्या नहीं करना है। ये नहीं कि चीन से कोई मुद्दा आ गया तो सीधा यूनो में भेज देंगे, जैसे कि ऐसा जो पाकिस्तान के साथ जो मुद्दा हुआ है उसको देखिए। अब आगे बात तो बता रहा हूं, पीओके के साथ जो मुद्दा चल रहा है कश्मीर को लेकर के, इतना दिन तक मुद्दा क्यों चल रहा है, क्यों इतना सैनिक को लगाया जा रहा है, कि इतना बराबर परेशानी होता है, पाकिस्तान बोलता है कि मेरे है, भारत बोलता है कि मेरे है, क्यों चल रहा है। इसका परेशानी होने के कारण कि जब उस टाइम जो बंटवारा हो रहा था, उस टाइम कुछ ऐसा मुद्दा थी जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गया था, तो उसने बोल दिया कि ये इंटरनेशनल मुद्दा है, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको भेज दिया कहा, यूनो में, तो यूनो चला गया, दूसरे देश के हाथ में चला गया। तो इसीलिए वो क्लियर आज तक नहीं हुआ, जो कि पीओके और पीओके को लेकर के भारत पाकिस्तान आज भी लड़ रहा है। तो उसी को देखते हुए बनाया जाएगा, नहीं भाई, भारत खुद सक्षम है आंतरिक और बाहर निर्णय लेने के लिए, इसी को देख करके इसे बनाया गया। क्योंकि ऑलरेडी समस्या का लोग झेल रहे हैं ना, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि दूध से जब मुंह जल जाता है तो लोग माठा फूक के पीते हैं। इसका मतलब कि दूध पीते हैं मुंह जल जाएगा, तो दही पिएगा तो फूक करके पीजिएगा। यानी लोग झेल चुके हैं पीयूको को लेकर के कि वो यूने में उसका चल गया है मुद्दा, तो आज भी क्लियर नहीं हुआ। इसलिए नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। हमारा जो भारत है खुद स्वतंत्र है निर्णय लेने के, या तो आंतरिक हो या बाहरी हो, इंटरनेशनल हो, डोमेस्टिक हो, खुद सक्षम है। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया, भारत पूरी तरह से सक्षम है आंतरिक के बाद निर्णय लेने के लिए। क्लियर। अब देखिए आगे, इसी को बोलते हैं कि हमारा भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। क्यों बोलते हैं कि हमारा भारत जो है, क्यों इसको बोला जाता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश क्यों है? इसीलिए क्योंकि आंतरिक और बाहर निर्णय लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। अब देखिए इसके दूसरा वर्ड आता है पंथ निरपेक्ष, यानी भारत पंथ निरपेक्ष भी है। क्या पंथ निरपेक्ष, देखिए यहाँ पे पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि भारत है या भारत कोई भी राज्य, भारत या कोई भी राज्य से कोई धर्म नहीं होगा। ये नहीं होगा कि कोई एक धर्म हो जाएगा ताकि उसको, मतलब कोई धर्म नहीं होगा, वो हर कोई अपना अपना स्वतंत्र है, यानी किसी का कोई धर्म नहीं। इसके बारे में पंथ निरपेक्ष मतलब है कि भारत या राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, इसका मतलब ये बताता है। अब चलते हैं लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का क्या होता है? तो लोकतंत्रात्मक मतलब होता है कि वैसा व्यवस्था जहां जनता शासन के लिए जाना जाता है। देखिए हमारा भारत किसके द्वारा, भारत क्या, भारत संविधान की शक्ति किससे, जनता से मिलती है, यानी जनता द्वारा किया जाता है। तो लोकतंत्र उसी को कहते हैं, वैसा व्यवस्था जो जनता के लिए जाना जाता है। समझ आएगा लोकतंत्र, जो कि आगे चलकर अच्छा से इसको डीपली समझाने का मतलब क्या होता है। तो लोकतंत्र मतलब क्या, तो वैसा व्यवस्था जहां का जो शासन है वो जनता के द्वारा जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लोकतंत्रात्मक। तो हमारा देश का लोकतंत्रात्मक है ना, जो कि जनता द्वारा जाना जाता है। अब देखिए आगे जाते हैं गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? बहुत लोग सोचते हैं गणतंत्र या गणराज्य, इसका मतलब क्या होता है? देखिए गणतंत्र, भारत भी एक गणतंत्र देश है। क्यों है भाई? देखिए गणतंत्र का मतलब ये होता है कि वैसा व्यवस्था जो वंशानुगत नहीं हो, वैसा व्यवस्था जहां वंशानुगत नहीं हो। तो वंशानुगत हमारा नहीं है ना, भारत देश क्या वंशानुगत नहीं है, इसलिए इसको गणतंत्र कहा जाता है। जो देखिए समझिए, अच्छा से एक बार फिर समझिए,
गणतंत्र वैसा व्यवस्था जो वंशानुगत नहीं हो, यानी वंश के आधार पर, वंश के आधार पर निर्धारित नहीं हो। जैसे निर्धारित नहीं हो तो हमारा भारत वंश के आधार पर कौन है भाई, तो जैसे जानता है ब्रिटेन को ले लीजिए। जैसे ब्रिटेन में क्या है, वंशानुगत है, यानी कि हम, मेरे दादाजी शासन कर रहे थे, दादाजी बाद मेरे पिताजी करेंगे, मैं करूंगा और मेरा बच्चा करेगा, फिर उसका बच्चा करेगा, ये वंशानुगत हो गया। अब वंशानुगत नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, गणतंत्र। यानी अभी शासन कौन करे, मोदी जी, कल जाकर आ जाएंगे राहुल गांधी, परसों जाकर आ जाएंगे कोई और आ जाएंगे, यानी वंश द्वारा नहीं चल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, गणतंत्र। क्लियर हो गया। तो देखिए सबसे अच्छी बात को और मैं बता रहा हूं, इसका कॉपी पेन से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेटर है। तब पहले नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए, मैं फिर आगे समझाता हूं इसका। नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, यहां तक तो आप लोग समझ में आया है। अब देखिए प्रस्तावना जो है, इसमें न्याय की बात की गई है। क्वेश्चन आएगा कि प्रस्तावना में कितनी प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो देखिए प्रस्तावना में न्याय की बात की है, कितनी प्रकार के न्याय भाई, तो 3 प्रकार का। कितना, 3 प्रकार, 3 प्रकार। प्रस्तावना में कितनी प्रकार के न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार का। कौन कौन भाई, तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात की गई है। यानी आपको तीनों प्रकार से आपकी न्याय दी जाएगी। सामाजिक बात, जैसे सामाजिक तौर पर न्याय दी जाती है, जैसे आरक्षण दे करके और ऊपर में बढ़ा देता है, वो सामाजिक हो गया ना। जैसे आरक्षण दे करके किसी को छूट मिलती है ना, जैसे लोअर कैटेगरी जो लोग होते हैं, ताकि आप लोग समाज में आ जाए, ताकि आपका भी लेवल ऊपर हो जाए, सामाजिक बात करती है। आर्थिक रूप से दिया गया है, न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय की जाएगी। यानी जिस आर्थिक रूप से देखें तो आजकल भी गांव में या शहरों में आप लोग सोचे होंगे, नाम सुने होंगे इसका, क्या बोलते हैं, राशन वगैरह बोलता है ना, ये जैसे कि मिलता है ना 2 रुपए केजी वगैरह मिलता है, जाते हैं कोटा आया समझ में, कोटा के लिए ये कोटा में जाकर राशन मिलता है। वो क्या, आज 40 रुपए, आज 50 रुपए केजी चावल खरीद मैं भी खुद खाता हूँ, 50 रुपए, उन लोगों को 2 रुपए 4 रुपए मिलता है। क्यों मिलता है भाई, आर्थिक मदद मिलता है, ताकि वो लोग भी समाज में ऊपर बढ़े। तो आर्थिक बात करते हैं। राजनीतिक, जैसे बहुत सारा देखे होंगे चुनाव में जब होता है, राजनीतिक बात करें, ये होता है क्या कि SC/ST की ही छूट दी जाएगी, ऐसे कुछ होता है, तो वही लोग चुनाव लड़ेंगे, तो राजनीतिक भी मिलता है। यानी 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया है। अब देखिए जब प्रस्तावना बनाना, तो प्रस्तावना में बहुत लोग जो है अलग अलग अपना विचार दिया, प्रस्तावना सही है, गलत है, क्या है, बहुत लोग अलग अलग बात है। तो जो एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम की दृष्टि से कौन सही है, क्या गलत है, सही सभी लोग, बहुत लोग अपना अपना मत दिए हैं, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है, जो लिखित मत है, उसको बारे में हम जानेंगे। तो एक है एन.ए. पालकी वाला, एन.ए. पालकी वाला। एन.ए. पालकी वाला क्या बोलते हैं भाई, तो एन के पालकी वाले जो है ये बोलते हैं कि प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। एन के पालकी वाला ने प्रस्तावना को क्या, परिचय पत्र कहा है। तो क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में कि प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा है, क्या संविधान का परिचय पत्र कहा है, प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। तो क्वेश्चन आएगा कि प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहे हैं, तो सीधे मारेगा एन.ए. पालकी वाला। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो SSC 2012 में पूछा हुआ था, SSC जो एग्जाम देता है ना कमांड, उसको पूछा गया, 2012 वाला पूछा था कि प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा है, ये पूछा था। ये 2012 SSC जो CA तक होता है ना, और उस टाइम में क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने, प्रस्तावना को किसने कहा था कि दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तो सीधे मान लीजिएगा दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा था, तो ये कहते अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने। अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा है, प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहे हैं। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए दीर्घकालीन सपनों, प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा था, तो सीधे मारेगा क्या, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने। क्लियर है। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यहाँ कितना लड़के बहुत कंफ्यूज होते हैं भाई, मैं रियल बता रहा हूं कि एग्जाम देने जाते हैं ना, तो देखते हैं टिक करके आते हैं, मैं तो सही मार रहा हूं, लेकिन जब घर आके जब बच्चे मिलाते हैं तो सर पकड़ लेते हैं, कितना इजी क्वेश्चन गलत कैसे हो जाएगा भाई। कंफ्यूजन होगा तो गलत होगा, कंफ्यूजन मत रखिए, दूर कीजिए, मैं दूर करता हूं। क्या कंफ्यूजन होता है, ये देखिए क्या कहेगा, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया है।
मैं क्या बताया कि प्रस्तावना को संविधान का आत्मा या कुंजी कहा गया है। अरे कोई पूछे कि संविधान का आत्मा किसको कहा गया है, तो प्रस्तावना को। संविधान एक कुंजी, आत्मा या कुंजी कोई भी लिख के पूछ देता है। तो आपसे कोई पूछ दे कि संविधान को आत्मा किसको कहते हैं, प्रस्तावना को। लेकिन एक बात और याद कीजिए, जब मैं आपको मूल अधिकार बता रहा था, मूल अधिकार पढ़ा रहा था, उस टाइम आपको बताया था कि अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। अब आप कंफ्यूज हो गए, सर आप तो मूल अधिकार में बताए थे कि अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहते हैं, और आज बता रहे हैं प्रस्तावना को भी संविधान का आत्मा कहते हैं। तो सही कौन है भाई? दोनों सही है। दोनों कैसे सही है? तो अलग अलग क्वेश्चन पूछता है। अनुच्छेद 32 में मैं आपको ये बताया था, याद कीजिएगा, तो 32 में आपको मैं ये बताया था कि क्वेश्चन पूछा था डीआर डॉक्टर क्या इस ये पूछा था कि डॉक्टर भीम राव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसका अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा, संविधान का आत्मा कहा। मैंने क्या बताया था मूल अधिकार में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यहां याद कीजिए इसको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको, ये तो क्वेश्चन पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का आत्मा कहा है, तो मानिएगा अनुच्छेद 32। लेकिन ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं लगाएगा, बिना किसी व्यक्ति का, बिना किसी का नाम लिए सिर्फ पूछेगा कि संविधान को आत्मा किसको कहा गया है, तो प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया है डायरेक्ट, लेकिन नहीं किसी व्यक्ति का नाम ले लेना, किसी व्यक्ति का नहीं, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा है, तो सीधे मानेगा अनुच्छेद 32 को। कंफ्यूजन दूर हो गया। अब बताइए, मैं बताइए क्वेश्चन मैं करता हूं, संविधान को आत्मा किसको कहा गया है, तो संविधान का आत्मा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है ना, सीधे प्रस्तावना। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान का आत्मा कहा है, तो ये हो गया अनुच्छेद 32। कंफ्यूजन दूर। अब सही मार्क आइएगा एग्जाम में, नहीं क्वेश्चन पूछेगा सीधे कि किसी व्यक्ति के नाम लेकर के, तो अनुच्छेद 32। आप व्यक्ति के नाम नहीं लेगा, सिर्फ संविधान का आत्मा पूछेगा, तो सीधे मानेगा प्रस्तावना। कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब देखिए, ये जब प्रस्तावना बन के तैयार हुआ ना, इसमें बहुत सारे कुछ बात विवाद कुछ हुआ, बहुत लोगों का कहने कुछ अलग अलग था। तो इसके बाद एक आया था बेरुबारी, मैं लिख रहा हूं बेरुबारी संघवाद। एक आया था बेरुबारी संघवाद, बेरुबारी संघवाद। इसमें क्या कहा गया है भाई, संघवाद। क्या बेरुबारी संघवाद, बेरुबारी संघवाद। देखिए बेरुबारी संघवाद लाया गया। तो बेरुबारी संघवाद का मतलब, कहने का मतलब क्या था, तो ये कहने का मतलब ये था कि जब प्रस्तावना है, इस संविधान का अंग, सभी लोग बोला संविधान का अंग है नहीं है, इसके बारे में चर्चा हो रहा था प्रस्तावना को। तो बेरुबारी संघवाद ने कहा कि जो प्रस्तावना है संविधान का अंग नहीं है, सीधे बोल दिया कि संविधान का अंग नहीं है, मतलब इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। बेरुबारी संघवाद ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ये बोला कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, धान का अंग नहीं है, ये बोला, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है, ये बोला बेरुबारी। तो याद रखिएगा कि बेरुबारी संघवाद के तहत क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। दो ही बात कुछ याद रखना, ज्यादा नहीं। इसके बाद एक आता है केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद ने क्या कहा, ये 1973 में लाया गया था, 1973। केशवानंद भारतीवाद कब लाया गया था, 1973 में। और इनका कहने का मतलब ये था कि
प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। समझिएगा ध्यान से, यहाँ केशवानंद भारतीवाल ने बोले कि संविधान का अंग है। क्या? संविधान का अंग है तथा इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन एक याद रखिएगा, तो केशवानंद भारतीवाल तो बोला कि संविधान की ये जो संविधान का अंग है प्रस्तावना, और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचा को नहीं बदल सकते हैं। नोट में क्या? मूल ढांचा को नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। क्लियर है? तब क्या होगा? यानी केशवानंद भारतीवाद जब 1973 में लाया गया, उसमें कहा गया कि संविधान का अंग है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचा को नहीं बदल सकते हैं। क्लियर है यहां तक? इसको नोट कीजिए, मैं समझा रहा हूं कि इसको नोट कीजिएगा या कैसे शॉट लीजिए, फिर आगे समझाते हैं। देखिए यही पर बता देता हूं। अब क्या बोला भाई? संशोधन किया जा सकता है, तो इसके बाद एक 42वां संविधान संशोधन हुआ। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ भाई? 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और इसमें एक संशोधन किया गया। 42वां इसमें संशोधन कब किया गया भाई? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन किया गया, और इसमें संशोधन करके 3 वर्ड जोड़े गए। कौन? समाजवाद, धर्म, पंथ निरपेक्ष समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं एकता अखंडता। यानी 3 वर्ड जुड़े थे। यानी इसमें संशोधन कब हुआ भाई? तो 42वां संविधान 1976 में संशोधन किया गया। संशोधन के 3 तरह के बात जुड़े गए। कौन? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और एकता अखंडता। वही मुझे बताया था। समाजवाद समाज के बारे में बात करता है, पंथ निरपेक्ष जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और एकता अखंडता यानी कि भारत को एकजुट होने के लिए ये बात करती है। तो इसमें अभी तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है। अभी तक मात्र, इसमें पूछेगा था मात्र एक बार। कितना? एक बार संशोधन हुआ। कब हुआ भाई? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। यानी कोई पूछेगा कि किस प्रस्तावना में अब तक कितना बार संशोधन हो चुका है, तो मात्र एक बार। कब हुआ भाई? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया, और 3 बात जुड़ी गई, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और एकता अखंडता को लाया गया। यहां तक दोस्तों आप लोग समझ में आया होगा। यानी इस टॉपिक से लगभग जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग कवर हो चुका है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्त ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग पढ़े, और मेरा उद्देश्य है आपको समझाना। देखिए टीचर वो नहीं है कि मतलब बोर्ड पर लिख करके बता करके चले जाए, नहीं। टीचर वो, यदि मेरे को भी लिखना होता ना तो मैं भी आता बोर्ड पर लिख करके या पढ़ करके चले जाना, नहीं। टीचर का अर्थ ये होता है कि पढ़ा करके बच्चे को समझा देना। मेरे को नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, सभी को समझ में आया होगा। और जो डाउट होगा ना कमेंट कीजिएगा, कमेंट उस डाउट का जो कमेंट होगा उसका मैं रिप्लाई बिल्कुल देने की कोशिश करूंगा। और आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्त मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।